गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? भगवान की कृपा से अच्छे होंगे। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज 13वां क्लास है, 13th क्लास है आज। कल हम लोगों ने आलेख विधि ग्राफ मेथड पढ़ा था, ठीक है। और मैंने होमवर्क भी दिया था। बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क भेजा है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इनकम्प्लीट भी भेज दिया है। खैर ठीक है, कोई बात नहीं है। अगले बार से प्रयास करेंगे कि आप लोग पूरा होमवर्क भेजें। बहुत सारे बच्चे ग्राफ पर नहीं बनाए हैं। मैंने आपको कल कहा था कि आप आलेख विधि ग्राफ पर ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ग्राफ मेथड ग्राफ पर ही बनाया जाता है, वो भी पेंसिल से। आप सैटरडे को जो टेस्ट देंगे उसके लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ग्राफ मेथड यदि आपको दिया जाएगा तो वो आप ग्राफ कॉपी पर ही बनाएंगे, अन्यथा वो चेक नहीं होगा और पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। एक और सूचना मैं दे दूं, उसके बाद मैं नाम लूँगा कि अधिकांश बच्चे जो फोटो खींच करके जो होमवर्क भेजते हैं वो साफ नहीं होता है, जिससे देखने में चेक करने में सुविधा नहीं होती है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, आप प्ले स्टोर से एक कैम स्कैनर डाउनलोड कर लें। कैम स्कैनर CS करके होगा, CAMSCANNER। कैम स्कैनर डाउनलोड कर लें और उससे फोटो खींचें, उसके बाद सबको एक साथ भेजें। एकदम वो क्या, कैम स्कैनर मैं भी यूज करता हूं। उसमें क्या होता है कि कोई गंदा भी यदि आपका फोटो है या फिर आपकी कॉपी रफ कॉपी भी है, धुंधली भी है, तो एकदम क्लीन हो जाता है वो एकदम। यदि आपका कॉपी खराब भी है, फोटो खराब भी है, एकदम क्लीन हो जाता है। सबको एक साथ बना करके भेज दें तो ज़्यादा मुझे चेक करने में भी सहूलियत होगी। सैटरडे को तो अनिवार्य है कि आप कैम स्कैनर से ही भेजेंगे जिस दिन टेस्ट लेंगे, ठीक है। इसलिए अभी से आदत डालें, अभी 2-3 दिन है। अभी आप कल से ही कैम स्कैनर से भेजें फोटो खींच करके। नॉर्मल कैमरा से नहीं खींचें, कैम स्कैनर से स्कैन हो जाता है तो चेक करने में मुझे सहूलियत होगी। या यदि उसे डाउनलोड करने में या कुछ में कठिनाई हो तो आप हमसे बात कर लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब मैं बता दूं कि कौन कौन से बच्चों ने आज अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा था। मैं सीरियली नाम ले रहा हूं। जो बच्चे पहले भेजते हैं उनका नाम पहले ले रहा हूं, जो बच्चे बाद में भेजे हैं उनका नाम बाद में ले रहा हूं। सुमित 10D, आंचल 10C, रिमझिम 10B, प्रेरणा 10A, नीतीश 10A, अंजलि 10C, अंजुला 10C, समीर, हेमंत 10B, शिवानी, शशि, प्रेम 10A, स्वाति 10A, प्रीतम 10D, राम रबिता 10B, गौरव 10D, अमोली 10A, मनीषा 10C और अभी अभी तुरंत भेजा है आलोक ने, आलोक 10A। तो इस तरह से इन सभी बच्चों ने होमवर्क भेजा है, अच्छी बात है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इनकम्प्लीट भी भेजा है। प्रयास करें कि पूरा भेजें, ठीक है। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक और सूचना मैं दे दूं, सूचना इंफॉर्मेशन संबंधी सभी बातें अभी कर लूं कि कल मतलब 14 तारीख हो जाएगा, 14 मई से कल से और भी क्लास 7, 8, 9 का भी क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। यदि आपके जान पहचान के या आपके घर में कोई आपके भाई बहन हैं जो 7, 8, 9 में हैं, आप उन्हें ये सूचना दे देंगे कि कल से उनका भी क्लास स्टार्ट होगा। मेरे अलावे और सर भी, आनंद सर, साकेत सर, अंकित सर, इन लोगों का भी क्लास स्टार्ट होगा। इन लोगों का क्लास भी मैं आप लोगों को भी दूंगा। जिस दिन उन लोगों का क्लास होगा उस दिन मेरा क्लास सस्पेंड रहेगा। मतलब हर क्लास में पर डे एक टीचर का क्लास होगा, ठीक है। जिस दिन मान लीजिए आनंद सर ले रहे हैं उस दिन मेरा क्लास दूसरे क्लास में हो जाएगा, 9th में होगा। मान लीजिए आज साकेत सर कोई ले रहे हैं तो फिर मेरा क्लास किसी और में होगा। इस तरह से अल्टरनेट करके अब सभी का क्लास स्टार्ट होगा। और 7, 8, 9 का भी क्लास कल से स्टार्ट हो रहा है। 7, 8, 9 उसी चैनल पर जिस चैनल पर आप अभी क्लास कर रहे हैं,
ये बात आप उन लोगों तक भी पहुंचा देंगे, ठीक है। और ऐसे 7, 8, 9 को भी ब्रॉडकास्ट के थ्रू लिंक भेज दिया जाएगा सभी बच्चों को। बात की जा रही है, कांटेक्ट किया जा रहा है गार्जियन से, ठीक है। यदि लिंक उनको नहीं मिलता है तो वो कांटेक्ट कर लेंगे, हमसे बात कर लेंगे मेरे नंबर पे, मेरे या आनंद सर के नंबर पर वो बात करेंगे और ले लेंगे लिंक। ऐसे लिंक लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस चैनल पे आप क्लास कर रहे हैं उसी चैनल पर 7, 8, 9 मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट यूट्यूब में जाकर के यदि आप लिखते हैं मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट, वो चैनल आ जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग सही से लिखिएगा तो मदर MOTHER, टेरेसा TERESA, टेरेसा ट्यूशन TUI। अक्सर बच्चे ट्यूशन गलत लिख देते हैं, TUTION लिख देते हैं, नहीं, TUITION ट्यूशन पॉइंट POINT। आप स्पेलिंग सही से लिख के जैसे सर्च करेंगे तो आ जाएगा, कोई लिंक की भी जरूरत नहीं है। चलिए अब आज का क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए कल मैंने चर्चा किया था कि 3 तरह के आलेख होते हैं, 3 तरह के ग्राफ बनते हैं। एक प्रतिच्छेदी जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उसका केवल एक हल होता है। एक समांतर जो कहीं नहीं कटता है, उसके समांतर उसके कोई हल नहीं होते हैं। और तीसरा संपाती था, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आता है इस तरह से, तो वो संपाती होता है। वो अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को काटता है तो उसके अनंत हल होते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी और बात, और एक बात मैंने व्यापक रूप आप लोगों को बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्म व्यापक रूप क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण क्या होता है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ये क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, ठीक है। ये इस पर चर्चा हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को 3 कंडीशन बताने जा रहा हूं। पहला कंडीशन, ठीक है, 3 कंडीशन। पहला, यदि A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 हो तो समीकरण का नाम क्या होगा। हाँ, एक बात और, जो बात मुझे याद आता जाता है मैं बताता जाता हूँ। वीडियो पूरा देखा करें, उसमें बहुत सारे बच्चों वीडियो अधूरा देख लेते हैं, तो उससे क्या होता है, कभी उनको होमवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर भाषा क्या लिखेंगे उसकी प्रॉब्लम, वो पर्सनली मैसेज करते हैं। तो ठीक है, तो वो आप वीडियो यदि पूरा देखेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बीच में छोड़ छोड़ के देखने से फिर आपको कुछ ना कुछ कठिनाइयां रह जाएंगी। चलिए हो तो देखिए, यदि A1 by A2 बराबर B1 by B2 बराबर C1, यदि तीनों बराबर हो, कोई ऐसा समीकरण हो कि तीनों बराबर हो जाए, जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये दो समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। यदि हम क्या बोले हैं, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 हो। देखिए यहाँ पर A1 by A2 जब करेंगे, आप मने मन कीजिए, 2/4 1/2 आ जाएगा। A1 के जगह 2 है और A2 के जगह 4 है, तो 2/4 कट के 1/2 आ जाएगा। जब B1 by B2 करेंगे 3/6, यह भी 1/2 आ जाएगा। जब C1 by C2 करेंगे 10/20, यह भी 1/2 आ जाएगा। मतलब इस समीकरण में A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 तीनों बराबर है। यदि ऐसा हो तो अब देखिए पहला नंबर में समीकरण का नाम, ऐसे समीकरण का नाम क्या होता है, आश्रित समीकरण। दूसरा आलेख, इसका आलेख संपाती।
और तीसरा हल अनगिनत। मतलब अनेक। देखिए गौर से, कब? जब तीनों बराबर हो जाए, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। एक एग्जांपल भी मैंने लिया, आप चाहे तो निकाल के भी देख सकते हैं, वो बस यूं ही समझा रहे हैं। यदि तीनों इक्वल हो जाए तो उस समीकरण का नाम क्या होता है? आश्रित समीकरण। और उसके आलेख कैसे होते हैं? संपाती। संपाती मतलब दोनों एक ही लाइन पर। आपको लगेगा कि आप एक ही लाइन खींचे हैं, लेकिन आपने खींचा है दो लाइन। संपाती मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर, ऊपर वाला लाइन नीचे वाले को ढक लेता है, ये संपाती हो गया। तो जब संपाती हो गया तो अनंत बिंदुओं पर काट रहा है, इसीलिए अनंत हल, अनगिनत हल होते हैं। कल भी चर्चा हुई थी इस पर। दूसरा, यदि a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 हो तो पहला नंबर में समीकरण का नाम अविरोधी। ये नाम, समीकरण का नाम क्या हो गया? अविरोधी। उसका आलेख, आलेख का मतलब ग्राफ। आलेख हो जाएगा प्रतिच्छेदी, मतलब कोई एक जगह पर प्रतिच्छेद करेगा इस तरह से। और तीसरा हल, केवल एक हल, इसी को बोलते हैं अद्वितीय। अद्वितीय, अ का मतलब नहीं, अद्वितीय माने दूसरा, दूसरा नहीं, जिसके समान कोई दूसरा नहीं, मतलब केवल एक हल, केवल एक को ही अद्वितीय कहा जाता है। तो दो कंडीशन हो गया, एक कंडीशन ये और दूसरा, इसको मैं मिटा देता हूं। कोई ऐसा, आप जब इसको बनाएंगे, इस पर आधारित सवाल बनाएंगे, तो फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये कंडीशन है, आप इसको अपनी कॉपियों पर उतारते चलें। क्या बोले? जब तीनों में तीनों नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मतलब हिंदी मतलब बराबर नहीं हो, तो क्या होता है? समीकरण का नाम अविरोधी, आलेख प्रतिच्छेदी, और हल, कितने हल होते हैं? केवल एक हल होते हैं, जिसे अद्वितीय भी कहते हैं। दो कंडीशन हो गया, आप इसको उतार लें। अब तीसरा, a1 by a2 बराबर हो किसके? b1 by b2, लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो तो पहला नंबर में समीकरण का नाम, ऐसे समीकरण का नाम होता है विरोधी। क्या बोलते हैं इसको? विरोधी, विरोधी। दूसरा आलेख, समांतर, रेल के पटरी की तरह, जैसे रेल की दो पटरियां आपस में कभी नहीं मिलती है, समांतर होती है। और तीसरा हल, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब दोनों समान रेखाएं एक बिंदु पर कटती ही नहीं हैं, तो फिर हल कहां से? कोई हल नहीं। यहां एक बिंदु पर कटा ये वाला, तो केवल एक हल, जिसे अद्वितीय हल भी कहा जाता है। ये अनंत बिंदुओं पर कटा, अनंत हल या अनगिनत हल। कोई बिंदु पर नहीं कटा तो कोई हल नहीं। ये तीन कंडीशन है, इस पर हम लोग पूरा चैप्टर बनाएंगे। 3.2 समय आएगा, आपसे सीरियली क्लास करते रहें, केवल इसके क्या फल मिलेंगे ये भी पता चल जाएगा अगले क्लास में। तीन कंडीशन है, इस पर हर साल एक
एक ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में भी आता है। क्वेश्चन उल्टा पुल्टा के भी पूछा जा सकता है। जैसे कहा गया आपसे, मैं पूछता हूं आपसे, एक ऑब्जेक्टिव है, हो सकता है सैटरडे को आपको टेस्ट में भी आ जाए। यदि किसी समीकरण के अनगिनत हल हो तो उस समीकरण का नाम बताएं। अनगिनत हल है तो नाम क्या है? आश्रित। यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, कभी कभी मैंने देखा है कि अनगिनत हल है तो मैंने पूछा कि समीकरण का नाम, वो लिख देते हैं समपाती। नहीं, समपाती तो आलेख है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस समीकरण का नाम बताओ। तो हल यदि अनगिनत है तो समीकरण का नाम आश्रित। यदि मैं आपसे पूछता कि जिस समीकरण के अनगिनत हल है उसका आलेख कैसा होगा, तब ना आप बोलते समपाती होगा। तो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से आप पढ़ते हैं तो बहुत आसान सब्जेक्ट है मैथ। अब इसमें आते हैं, हम पूछते हैं जिस एक ऐसा समीकरण है जिसका आलेख प्रतिच्छेदी है तो इसके कितने हल संभव हैं? तो जब आलेख प्रतिच्छेदी है तो केवल एक हल संभव है। इस तरह से उलट पलट करके ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आपसे कंडीशन दे दिया जाएगा कि यदि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 हो तो बताइए उस समीकरण का आलेख कैसा होगा। तो आलेख कैसा होगा? समांतर होगा। तो इसको अच्छे से याद रख लेंगे आप लोग। एक बात और मैं बता दूं, ये जो पहला वाला कंडीशन है इसको संगत समीकरण भी कहा जाता है। संगत समीकरण। और दूसरे वाले को भी, इंपॉर्टेंट चीज है संगत, लेकिन ये जो तीसरा वाला है इसको कहा जाता है असंगत। इससे भी एक ऑब्जेक्टिव लगता है। कहेंगे सर ये नहीं समझे, समझिए। पहले वाले का जो समीकरण आश्रित है उसके हल अनगिनत हल होते हैं और इसका केवल एक हल होता है। जिसका हल होता है, चाहे एक हल हो चाहे अनगिनत हल हो, वह समीकरण संगत समीकरण कहलाता है। इस पर सवाल बनेगा, ध्यान रखिए। और जिसका हल ही नहीं होता है, 3 नंबर जो विरोधी वाला है, इसका हल ही नहीं, एक भी हल नहीं है, इसलिए ऐसे समीकरण को, इस समीकरण को मतलब विरोधी को असंगत समीकरण भी कहा जाता है। मैं आपसे पूछूं कि विरोधी समीकरण को डैश समीकरण भी कहा जाता है, आप बोलेंगे असंगत समीकरण। और संगत में ये दोनों आ गया, यह भी संगत समीकरण है, यह भी संगत समीकरण है, लेकिन असंगत केवल विरोधी वाला असंगत कहलाता है। आप इसको अच्छे से उतार लें अपने अपने कॉपियों पर। मैं हट जाता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। संगत, दो संगत कहलाया, एक आश्रित वाले को संगत कहते हैं और एक अविरोधी वाले को संगत कहते हैं। और असंगत में केवल विरोधी वाला आता है। इसको उतार लें आप अच्छे से। चलिए, मैंने आपके सामने एक सवाल लिया है। 7x - y = 4, 14x - 2y = 10। जब आप ये सारी चीज जो मैं पिछले 2-3 क्लासों से बता रहा हूँ, ये सारी चीज यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, आलेख विधि और ये, तो मेरा दावा है कि आपको जब मैं 3.1 से 3.6 तक पढ़ाऊंगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप खुद से बनाएंगे सवाल, केवल मैं हिंट्स देता जाऊंगा। लेकिन हाँ, काइंडली रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने वो सब क्लास अटेंड नहीं किया है वो कर लें। यूट्यूब पर सारे क्लास उपलब्ध हैं, कोई भी मैंने डिलीट नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं। मान लीजिए ये सवाल है, आपको चेक करना है कि इस समीकरण का नाम क्या है, इसके कितने हल होंगे, इसका आलेख कैसा है, यह संगत है या असंगत है, इन सारी बातों की जानकारी आपको चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसे व्यापक रूप में ले आते हैं।
व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मतलब तीनों टर्म बराबर के लेफ्ट साइड में हम रखते हैं, c1 अचर पद को भी बाएं तरफ ले आते हैं तो वह व्यापक रूप में आ जाता है। ठीक है, तो +4 को इधर ले आते हैं, -4 इक्वल टू 0। तो दूसरा वाले को जब लाएंगे +10 इधर आएगा, -10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए क्या किए हम कि दोनों के अचर पद को हम लोग क्या किए, इस तरफ ले आए। इससे क्या हो गया, ये व्यापक रूप में हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ a1 बराबर कितना है, b1 बराबर कितना है और c1 बराबर कितना है। अब देखिए x के गुणज को पहले से, ये पहला समीकरण है फर्स्ट, x का गुणज क्या है 7, ये कहलाएगा a1। अब देखिए y का गुणज, y को कोई चीज से गुना नहीं है तो 1 छिपा है और माइनस भी है तो b1 बराबर -1। और c1 अचर पद कांस्टेंट टर्म जिसको किसी से गुना नहीं है वो अचर पद कहलाता है। तो किसी से गुना नहीं वाला कौन सा टर्म है, -4। माइनस रहेगा तो जरूर लिखना होगा आपको, प्लस नहीं भी लिखेंगे छिपा हुआ रहता है। अब दूसरे समीकरण में आ जाइए, a2 b2 और c2, x का गुणज a2 y का गुणज b2 और कांस्टेंट टर्म जिसको किसी से गुना नहीं है वह c2। तो a2 बराबर 14, b2 इक्वल टू -2, c2 इक्वल टू -10। अब हम क्या करेंगे, एक बार a1 बाय a2 निकालेंगे, उसके बाद b1 बाय b2 निकालेंगे, उसके बाद c1 बाय c2 निकालेंगे। जब तीनों निकाल लेंगे तो हम बता देंगे कि उस समीकरण का नाम क्या है, उसका आलेख क्या है, उसके कितने हल होंगे और वह संगत है या असंगत है। याद, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, a1 बाय a2 निकाल लेते हैं। a1 इक्वल टू 7 और a2 इक्वल टू 14, कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, b1 बाय b2 निकाल लेते हैं। b1 कितना है -1 और b2 -2, माइनस माइनस कट गए, 1/2। अब क्या करते हैं, c1 बाय c2 निकाल लेते हैं। c1 कितना है -4 और c2 कितना है -10, माइनस माइनस कट गए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5। आप क्या देख रहे हैं, a1 बाय a2 भी आया 1/2 और b1 बाय b2 भी आया 1/2, मतलब ये और ये बराबर है। लेकिन c1 बाय c2 अलग आया, 2/5 आ गया। देख रहे हैं ना, ये दोनों बराबर आए लेकिन ये अलग आ गया। इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, चुकी का बहुत अर्थ निकलता है। a1 बाय a2 और b1 बाय b2 बराबर है, a1 बाय a2 भी 1/2 और b1 बाय b2 भी 1/2, लेकिन c1 बाय c2 अलग है, मतलब नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है। आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका मतलब है, आप याद कीजिए, अभी तुरंत मैंने आपको बताया 3 कंडीशन, विरोधी, अविरोधी और आश्रित। तो ये कौन सा हो गया, ये विरोधी वाला हो गया। ये कौन सा हो गया, विरोधी। आप लिखेंगे, अतः समीकरण विरोधी एवं असंगत है। विरोधी को असंगत भी बोलते हैं। विरोधी को क्या बोलते हैं, असंगत भी बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि जो विरोधी होता है उसे असंगत भी कहते हैं। वो तीनों कंडीशन आप याद कर लेंगे, ठीक है। समीकरण का आलेख कैसा होगा, आलेख चूंकि विरोधी है तो आलेख समांतर होगा एवं
इसके कोई हल संभव नहीं है। देखिए, बिना आलेख खींचे हमको पता चल गया इसका आलेख समांतर होगा सूत्र की सहायता से। यदि ये सवाल हमको आलेख विधि में आया होता तो हम चेक करके पहले देख सकते थे कि इसका आलेख कैसा होगा, ताकि हमको बनाने के समय सुविधा होती। चलिए, तो इस तरह का हम कुछ सवाल आपको होमवर्क में भी देंगे। आज कुछ सवाल देंगे, आपको बताना है कि वो विरोधी है, अविरोधी है या आश्रित है। याद रखेंगे, केवल विरोधी वाला असंगत होता है, बाकी जो भी है दो उधर आश्रित और अविरोधी वो संगत होता है। इस समीकरण का आलेख समांतर हुआ, इसके कोई हल संभव नहीं है। जब समांतर है तो फिर कोई हल संभव नहीं है। इस तरह से आप क्या करेंगे, a1 बाय पहले व्यापक रूप में ले आएंगे, उसके बाद a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों निकाल लेंगे। तीनों इक्वल टू आ गया तो आश्रित, ये वाला देखा 2 बराबर, तीसरा नॉट इक्वल टू तो विरोधी, और तीनों में एक भी बराबर नहीं आया, मतलब यदि तीनों नॉट इक्वल टू आ गया तो अविरोधी। दैट्स ऑल, है ना। चलिए, आप लोग इसको अच्छे से अपनी कॉपियों पर उतार लें। अब मैं होमवर्क दूंगा। ये आज का होमवर्क है, आप इसे ध्यान से देखें। इसमें ये जो फर्स्ट टाइप का है, इसमें 5 सवाल है, ठीक है। इसमें आपको करने क्या है, समीकरण का नाम बताना है, इसका आलेख कैसा होगा, इसके कितने हल संभव हैं, और यह संगत है या असंगत, जो अभी मैंने अभी तुरंत बताया आपको। a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 निकाल करके तीनों कंडीशन की सहायता से आप ये बताएंगे। तीनों यदि इक्वल टू आएगा तो आश्रित, तीनों नॉट इक्वल टू आया तो विरोधी, और 2 बराबर और तीसरा नॉट इक्वल टू आया तो विरोधी, वो आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये 5 सवाल हैं, ये आपको जांच करने हैं, बताने हैं सब कुछ इसके बारे में, इसकी सारी जन्म कुंडली बतानी है आपको, ठीक है। और इधर जो 5 सवाल आप देख रहे हैं, इन 5 सवाल को वज्र गुणन और आलेख 2 विधि से हल करना है, चारों विधि से नहीं, विलोपन प्रतिस्थापन से मैं नहीं दे रहा हूं, वज्र गुणन से और आलेख, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आलेख विधि, आलेख ग्राफ कॉपी पर बनाए पेंसिल से और स्केल से लाइन खींची। कुछ बच्चों ने होमवर्क में हाथ से ही टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींच दिया था, ऐसा नहीं करें, स्केल से खींचे, ठीक है। 3 बिंदु लेकर के ग्राफ पर बनाए इन 5 सवालों को, और 5 सवाल को वज्र गुणन से भी बनाए, मतलब 5 5 10 सवाल इधर हो गया, 5 गुना 2 10 और 5 सवाल ये, टोटल 15 सवाल आपके लिए होमवर्क हैं। ये 15 सवाल आपके लिए होमवर्क हैं, अच्छे से बना करके, और वो जो मैंने कहा था आपको कैम स्कैनर से ही भेजें, उसको कैम स्कैनर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, और वो गंदे पिक्चर को भी साफ कर देता है, तो उससे भेजें ताकि हमें देखने में भी सुविधा हो। और टेस्ट में, शनिवार के टेस्ट के दिन भी निश्चित तौर पे आप कैम स्कैनर से ही भेजें, इसलिए अभी से आदत डालें कैम स्कैनर यूज करने का, हमें सुविधा होगी, ठीक है। ये होमवर्क है, 5 गुना 2 10 सवाल वो और 5 सवाल ये बताना है इसको। इसमें तीनों कंडीशन का यूज करना होगा आपको, ठीक है। अच्छे से होमवर्क उतार लें आप लोग, ठीक है। अच्छे से रहें, घर में अपने परिवार का अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें, अपना बहुत ख्याल रखें। चलिए, आज का क्लास हम समाप्त करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से होमवर्क को उतार लें।